वह मेरे घर पर थी, फिर भी मुझे यह अनुमान लगाना पड़ा कि वह क्यों आई थी। कैसा बदमाश है। लियूजी दौड़ता हुआ आया, उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि उसकी आंखें गायब हो गईं। युवा मास्टर, आप भी यहाँ हैं। युवा मास्टर। लिन युआन थोड़ा उलझन में थी, लेकिन जल्दी ही उसे होश आ गया। ऐसा दुष्ट वास्तव में लाओ फैन द्वारा वर्णित उपद्रवों से मिलता जुलता था। इसके अलावा यमन का सरकारी अधिकारी इस युवक से काफी भयभीत था, ठीक उसी तरह जैसे शांडे हॉल का प्रबंधक लाओ फैन से डरता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह युवा और वृद्ध जोड़ी केवल फूमन बिल्डिंग के मालिक नहीं थे। तुम बदबूदार बदमाश, आखिरकार अपना चेहरा दिखाने का फैसला कर ही लिया। लाओ फैन एक पैर दूसरे पर रखे बैठा था, इतना आलसी कि उसे एक नज़र भी नहीं दिखा सका। उसने अपने पैर का अंगूठा हिलाया और उस आदमी की ओर इशारा किया जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, जिसे लिन युआन ने मारा था। क्या तुम उसे जल्दी से छोड़ नहीं दोगे? एक कुत्ता चूहे पकड़ने की कोशिश करता है, हमेशा दूसरे लोगों के काम में दखल देता है। लिन युआन को कुछ आश्चर्य हुआ, यह महसूस करते हुए कि जिसने अभी अभी रिमोट एक्यूपॉइंट सीलिंग की थी, वह यही यंग मास्टर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है, क्योंकि वांग तियानबा के गिरोह के साथ हाथापाई के दौरान उनकी मार्शल आर्ट काफ़ी असाधारण प्रतीत हुई थी। एक्यूपॉइंट्स को सील करना स्वाभाविक रूप से उनके लिए एक मामूली बात थी। इतना चापलूस आदमी है, बस उसे कुछ देर और वहीं पड़े रहने दो। जिया झेंग ने मुश्किल से अपनी पलकें उठाईं, जमीन पर पड़े आदमी की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने लिन युआन के थोड़े आश्चर्यचकित चेहरे से आंखें मिलाईं और हंसते हुए कहा, छोटी लड़की, मेरे प्रति इतना आभारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस वहाँ मदद कर रहा था जहाँ मुझे अन्याय दिख रहा था। बस कृतज्ञता में अपने आप को मेरे सामने मत पेश करो। लिन युआन उसके गोलमोल ओह से घबरा गई, जिससे उसकी त्वचा सिहर उठी। वह कांप उठी, कुछ कदम पीछे हटी और सख्ती से बोली, बोलो, तुम क्या करना चाहते हो? चूंकि उस आदमी को इस व्यक्ति ने एक्यूपॉइंट से सील कर दिया था, इसका मतलब था कि युवा मास्टर काफ़ी समय से इस नाटक को देख रहा था। लिन युआन को एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि वह बोरियत के कारण आया था और बस अपनी मांसपेशियों को खींचना चाहता था। एक शरारती मुस्कान के साथ जिया झेंग ने एक भान उठाए और जानबूझकर जोर से कहा, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं यहाँ ऋण वसूलने आया हूँ। बिल्कुल, ऋण वसूल रहे हैं। लिन युआन ने कहा, कौन सा कर्ज? मुझे आपका कोई पैसा नहीं देना है। ओह, क्या आप मून के घटना के बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन वह आपके संग्रह करने का स्थान नहीं होगा। छोटी बच्ची, मैंने कब बताया कि यह मून केक के बारे में था? जिया झेंग ने अपनी बाहें पार की और कोने में कुचले हुए टोफू पर नजर डाली, आंगन में सभी को देखा और अंत में अपनी नज़र वापस लिन युआन पर टिका दी। उसने एक वाक्य बोला जिससे वह पागल हो गई, ये टोफू हमारी फूमन बिल्डिंग से आता है। इसे आपके आंगन में नष्ट कर दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं टोफू मनी इकट्ठा करने आया हूँ। लिन युआन क्रोधित हो गया। लिन परिवार बहुत खुश था। इस युवा मास्टर को वास्तव में पता था कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। लिन युआन के घर में टोफू बर्बाद हो गया था, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें उससे मुआवजा मांगना पड़ा। अब वे मुक्त हो गए, जो बहुत अच्छी खबर थी। लिन जियाजोंग के भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया। लिन सियू की नज़रें जिया झेंग पर टिकी रहीं, वह मुश्किल से ही उनसे नज़रें हटा पा रही थी। इतना सुंदर युवक, और वह भी फूमन बिल्डिंग का यंग मास्टर। यदि वह उस पर मोहित हो गया तो उसके अंतिम वर्ष निश्चित हो जाएंगे। यदि वह उसे अपनी ओर से मास्टर मजिस्ट्रेट के साथ मामला निपटाने के लिए राजी कर लेती, तो वह स्वयं फूमन बिल्डिंग की मालिक बन जाती। फिर वह झूमा टाउन की सबसे धनी महिला होगी, विलासिता का जीवन जिएगी, और उसे फिर कभी छोटी रखेल के रूप में तिरस्कृत नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखते हुए लिन सियू ने जल्दी से अपने कपड़े और बाल ठीक किए, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह दुखी भाव से आगे बढ़ी और जिया झेंग को नर्म, सौम्य आवाज में संबोधित किया, युवा स्वामी, हमारी ओर से न्याय की वकालत करने के लिए धन्यवाद। सीयू आपका बहुत आभारी है। उसकी मधुर और नाजुक आवाज़ सुनकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर लिन युआन को मानना पड़ा कि लिन सियू वास्तव में पुरुषों को लुभाने में माहिर थी। वह जानती थी कि किसी पुरुष का दिल जीतने के लिए उसे कैसे कमज़ोर दिखना है और किसी पुरुष की निगाहें अपनी ओर खींचने के लिए उसे अपना सबसे आकर्षक पक्ष कैसे प्रस्तुत करना है। लिन युआन विश्वास के साथ कह सकती थी कि अगर वह एक पुरुष होती तो वह सचमुच लिन सियू के आकर्षण में फंस जाती। ये केवल एक शर्म की बात है कि जिसे वे फंसाना चाहते थे वह नहीं थी, बल्कि उसके पीछे का बड़ा प्रायोजक जिया झेंग था। जिया झेंग ने उसकी ओर उदासीनता से देखा, उसकी निगाहें अपरिवर्तित रहीं, और लिन परिवार के निरंतर धन्यवाद को रोकने के लिए उसने अपना हाथ लहराया। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। मेरा इरादा लिन परिवार से हिसाब बराबर करना है, सिर्फ इस छोटी बच्ची से नहीं। यद्यपि यह वस्तु उसके घर में क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन वास्तव में आपके परिवार ने ही टोफू को नष्ट किया था। चूंकि आप सभी एक ही परिवार हैं, इसलिए मैं जिम्मेदारी को अलग करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। जल्दी करो और चांदी सौंप दो।
मुझे अभी भी शहर के कुछ काम निपटाने हैं। इन शब्दों को कहने के बाद ये स्पष्ट नहीं था कि जानबूझकर या नहीं, जिया झेंग ने खुद से फिर से कहा, अगर यह सब एक परिवार नहीं होता तो यह आसान होता। छोटी लड़की के लिए 100 ताइल, आपके लिए 100 ताइल, लेकिन चूंकि यह सब एक परिवार है, इसलिए आप तीनों घरों को इसे समान रूप से विभाजित करना चाहिए। ये सुनकर त्वरित सोच वाले लिन जियाक्सियाओ और ली फैंग ई ने पहले ही गुप्त रूप से गणना शुरू कर दी थी। लिन सियू ने देखा कि उसकी सुंदरता की चाल बहुत प्रभावी नहीं थी और वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रही थी, लेकिन कुछ ही पल में उसने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। अपनी अस्त व्यस्त और गंदी उपस्थिति के कारण वह निश्चित रूप से उसका पक्ष नहीं जीत सकती थी। उसे ठीक से कपड़े पहनने होंगे। यह विचार करते हुए उसने लेडी माँ से एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई और जल्दी से कपड़े पहनने और श्रृंगार करने के लिए घर चली गई। ली फैंग ई की चतुर आवाज धीरे से सुनाई दी, अगर हम 3 परिवार इसे समान रूप से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक परिवार को 70 टैल देने होंगे। हमारे दोनों परिवारों को मिलकर 140 टैल चुकाने होंगे। लेकिन उस महान युवा स्वामी के अनुसार जब तक हमें लिटिल डिजास्टर स्टार के साथ एक परिवार के रूप में नहीं देखा जाता है, तब तक हमारे दोनों परिवारों को कुल मिलाकर केवल 100 टैल का भुगतान करना होगा। ये 40 ताइल चांदी कम है। लिन जियाजोंग के भाइयों को एक साथ इकट्ठा होकर गणना करते देख लिन युआन के दिमाग में पहले से ही एक विचार था। उसने युवा मास्टर की ओर देखा जो लाओ फैन के साथ बहस कर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह जानबूझकर उसकी मदद करने आया था, ये जानते हुए कि वह क्या सोच रही थी, या यह महज एक संयोग था कि उसने वह अतिरिक्त वाक्य कह दिया। अरे, क्या आप लोग अभी तक किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं? मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। लाओ फैन को पता नहीं था कि उसने क्या कहा, लेकिन लाओ फैन ने अपनी आस्तीन उसके सिर पर डाल दी और उसे एक तरफ भगा दिया। जिया झेंग ने विजयी भाव से अपनी भौहें उठाईं और अधीरता से लिन परिवार के भाइयों की ओर मुड़ा जो अभी भी चर्चा कर रहे थे। इन शब्दों पर लिन जियाक्सियाओ एक दासतापूर्ण मुस्कान के साथ जिया झेंग की ओर दौड़ा, जो अपने पिता के सामने होने से भी अधिक स्नेहपूर्ण थी। महामहिम माननीय महोदय, हम सभी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। हमारा लिटिल डिजास्टर स्टार से कोई लेना देना नहीं है, हम उसे चांदी का हिस्सा नहीं देंगे, केवल अपना हिस्सा देंगे। जैसे ही उसने यह बात कही, आंगन में बैठे सभी दर्शक दंग रह गए। बिल्कुल भी संबंधित नहीं, कब की बात है ये? इतनी बड़ी खबर और गपशप, और उन्होंने एक शब्द भी नहीं सुना। लेकिन लिन युआन का मन बिल्कुल साफ था। जिया झेंग ने पहले ही अपना बयान बहुत स्पष्ट कर दिया था, यदि लिन परिवार के सदस्य स्वीकार करते हैं कि उनका लिन युआन के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वे 40 टैल चांदी बचा सकते हैं। 40 टैल चांदी। पता चला कि उसके परिवार का खून और पारिवारिक बंधन केवल इतना ही मूल्यवान था। तीसरे अंकल, आप क्या कह रहे हैं? हमारा कब से कोई संबंध नहीं है। पूरे गांव के सभी लोग यहाँ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हमने केवल घर का बंटवारा किया है, हमने अपने रिश्ते नहीं तोड़े हैं। हालांकि लिन युआन लंबे समय से इन असहनीय रिश्तेदारों से संपर्क तोड़ना चाहती थी, लेकिन वह इस समय आसानी से सहमत नहीं हो सकती थी। बहुत जल्दी सहमति देने से उनमें संदेह उत्पन्न हो सकता है और वे संबंध तोड़ने में अनिच्छा दिखा सकते हैं। इसके अलावा, जबकि वह घर को विभाजित करने का निर्णय ले सकती थी, वह वास्तव में लिन जियाक्सिन के हस्तक्षेप के बिना पारिवारिक संबंधों को तोड़ने जैसे बड़े मामले के बारे में निर्णय नहीं ले सकती थी। यदि कोई विच्छेद होना था तो उसे पूर्ण रूप से होना था, जिसमें लिन जियानलिंग के साथ संबंध समाप्त करना भी शामिल था, जो लिन जियाक्सिन के असली पिता और माता थे। भले ही वह लिन जियाजोंग और उसके भाई के साथ भाईचारे का रिश्ता तोड़ सकता था, लेकिन क्या वह अपने असली माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को इतनी आसानी से त्याग सकता था? लिन जियाक्सियाओ का चेहरा और भी ठंडा हो गया जब उसने सुना कि लिन युआन ने संबंध तोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां की इच्छा का उल्लंघन किया, उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया। यह अकेले ही संतानहीनता है, और इन वर्षों में तुमने जो गुस्सा पैदा किया है। संक्षेप में, हम आपसे संबंध तोड़ने पर जोर देते हैं, संबंध तोड़ने पर। लिन जियाजोंग ने लिन जियानलिंग के कान में कुछ फुसफुसाया, और बूढ़े व्यक्ति का पहले से ही पीला रंग और भी सफ़ेद हो गया, क्योंकि उसने अंततः अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाया। हालांकि लिन युआन को नहीं पता था कि पिता और पुत्र ने क्या चर्चा की थी, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि इसका संबंध उसके तथाकथित चाचा द्वारा अपने बेटे के भविष्य का उपयोग करके बूढ़े व्यक्ति पर दबाव डालने से था। आखिरकार, उनकी नज़र में लिन युआन का परिवार चच के चूहों की तरह गरीब था। यदि उन्हें वास्तव में चांदी से क्षतिपूर्ति करनी होती, तो अंततः दादा के रूप में बिल का भुगतान करना उन पर ही निर्भर होता। अपनी सारी चांदी सौंपने के बाद वे कैसे जीवन यापन कर पाएंगे? और क्या शहर में पढ़ रहे 2 पोतों की ट्यूशन फीस के लिए अब भी पैसे बचेंगे? लेडी यांग लिन युआन के साथ संबंध जल्दी से तोड़ने के लिए और भी उत्सुक थी। वह लेडी लियू और उसके बच्चों को कभी पसंद नहीं करती थी, और अब जबकि उसके अपने बेटे का दिल अपनी पत्नी के कारण उससे दूर हो गया था, वह निश्चित रूप से इन कृतघ्नों के लिए कोई भी चांदी देने को तैयार नहीं थी।
ये देखकर कि लिन परिवार के सदस्यों ने अपने रिश्ते को खत्म करने का मन बना लिया है, चाची वांग, जो पूरी तरह से लिन युआन के पक्ष में थी, चिंतित हो गईं। उसने लिन जियानलिंग को जोर से पुकारा, युवान के दादाजी, परिवार के मुखिया होने के नाते आप अपने दूसरे बेटे और उसके परिवार को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? यदि आप वास्तव में हृदयहीन हैं और संबंध तोड़ देते हैं, तो इसके बाद लिन युआन कैसे जीवित रहेगा? यह 100 टैल चांदी है, 100 टैल। क्या आप दूसरे बेटे के परिवार को अपने बच्चों को बेचने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं? जब वह बोल रही थी, तो चाची वांग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी चिंता से प्रभावित होकर लिन युआन की आंखें लाल हो गईं और उसने चाची वांग के हाथ थपथपाए। लिन जियानलिंग अपनी भावनाओं से जूझते हुए, थोड़ा कांपते हुए प्रतीत हुए। उसने लिन युआन की ओर देखा, फिर लिन जियाक्सिन के परिवार के जीर्ण शीर्ण 3 कमरों वाले घर और अव्यवस्थित आंगन की ओर देखा। धीमी आवाज में उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे से कहा, मालिक, शायद हम दोनों लड़कों की ट्यूशन फीस का भुगतान थोड़ी देर और टाल सकते हैं। इससे पहले कि लिन जियाजोंग जवाब दे पाता, लेडी माँ ने पहले ही अपनी आवाज उठाई, पिताजी, हम अब और देरी नहीं कर सकते। यदि हम टालते रहेंगे तो शिक्षक योंगचेंग और योंगले को बर्खास्त करना शुरू कर देंगे। क्या होगा यदि इसके कारण वे परीक्षा में बैठने की अपनी पात्रता खो दें? तो क्या उनका भविष्य दांव पर है? पिताजी, वे आपके अपने पोते हैं, हम अब और देरी नहीं कर सकते। लिन युआन ने ठंडी सांस ली। क्या उसकी बहनें उसकी अपनी पोतियां नहीं थीं? जब लिन जियानलिंग अपनी दुविधा में उलझा हुआ था, तभी दरवाजे से एक आवाज आई जिसने गतिरोध को तोड़ दिया। बूढ़े ग्राम प्रधान, कृपया हमारे लिए गवाही दें। मैं संबंध तोड़ने को तैयार हूँ। लिन युआन ने यह आवाज बहुत देर से सुनी थी, लेकिन अब वह चौंक गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। उसके पिता, लिन जियाक्सिन, को लिन चांगकिंग द्वारा ले जाया जा रहा था। उनकी माँ, लेडी लियू, भी अपनी 2 छोटी बेटियों के सहारे बाहर आईं और अपने पति के साथ मजबूती से खड़ी हो गईं। लिन युआन की आंखों में देखकर परिवार के सदस्यों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उनकी सबसे बड़ी बेटी, उनकी बड़ी बहन, इन रिश्तेदारों द्वारा लगभग डुबा दी गई थी। ये सोचना कि जीवित और एक साथ रहना सबसे बड़ी खुशी है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो हर दिन उन्हें तोड़ने और यहां तक कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे, उनके लिए उनके बिना रहना बेहतर था। लिन जियाक्सिन के हस्तक्षेप के साथ रिश्ते के विच्छेद का दृढ़ता से निर्णय लिया गया। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आह भरी, अपने बेटे से कागज और ब्रश मंगवाया और संबंध विच्छेद का दस्तावेजीकरण करने के लिए पत्र लिखा। लिन परिवार के सदस्यों और लिन जियाक्सिन ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और अपनी उंगलियों के निशान लगाए। चूंकि परिवार पहले ही अलग हो चुके थे, इसलिए संपत्ति या जमीन पर आगे कोई चर्चा आवश्यक नहीं थी। इस दिन के बाद से दोनों परिवार एक दूसरे के साथ बिना किसी लेन देन के जिएंगे और मरेंगे। यहाँ तक कि अगर लिन जियानलिंग और उनकी पत्नी का निधन हो जाता है, तो लिन जियाक्सिन को एक भी पैसा नहीं देना होगा और अंतिम संस्कार की व्यवस्था पूरी तरह से भाइयों लिन जियाजोंग और लिन जियाक्सियाओ पर छोड़ देनी होगी। विच्छेद के मामले में घरेलू पंजीकरण का मुद्दा भी शामिल था, इसलिए केवल हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं था, पत्र को आधिकारिक पंजीकरण के लिए यमन ले जाना पड़ा। तभी लिन जियाक्सिन के परिवार को लिन जियानलिंग की पारिवारिक रजिस्ट्री से अलग किया जा सका। इसलिए गांव के बुजुर्ग ने प्रत्येक पक्ष से कहा कि वे अपने सबसे बड़े बेटे के साथ किसी को शहर की यात्रा पर भेजें। ली फैंग ई ने अपने मायके परिवार के माध्यम से संबंध को समझते हुए जल्दी से लिन जियाक्सियाओ से जाने का आग्रह किया। आखिरकार कर्ज चुकाने का मामला था और अगर वे उसकी चाची के माध्यम से कुछ चांदी उधार ले सकें तो यह आदर्श होगा। लिन युआन की ओर से एकमात्र व्यक्ति अस्वस्थ था और उनके साथ जाने में असमर्थ था। लाओ फैन ने लियूजी को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा और लियूजी ने चतुराई से कार्य के लिए स्वयं सेवा की। मैंने सुना है कि तीसरे मास्टर लिन मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट से परिचित हैं। मुझे कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए जाने दो। मैं मिस की ओर से यह यात्रा करूंगा, जबकि आपको हमारे यंग मास्टर के साथ मुआवजे के मामलों पर चर्चा करने के लिए रुकना होगा। जैसे ही मुआवजे का मुद्दा उठाया गया, लिन जियाक्सियाओ जल्दी से वहां से चला गया। अपने छोटे भाई को जाते देख लिन जियाजोंग के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा मास्टर, सर, हम तो साधारण लोग हैं और हमारे पास ज़्यादा चांदी नहीं है। क्या आप हमें कुछ दिन और दे सकते हैं? घराने के बंटवारे के बाद से लिन परिवार की शाखा को केवल 100 टैल चांदी का उत्पादन करने की आवश्यकता थी। हालांकि लेडी यांग ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह धनराशि का योगदान नहीं करेंगी तथा इसका भुगतान लिन जियाजोंग और लिन जियाक्सियाओ भाइयों को करना होगा। लिन जियाक्सियाओ के शहर में जाने और ली फैंग ई के महिला होने के कारण लिन जियाजोंग उन पर रजत पदक के लिए दबाव नहीं बना सकी। समझौता 50-50 टैल प्रति व्यक्ति का था, लेकिन फिर भी 50 टैल कोई छोटी रकम नहीं थी। क्या आप श्रीमान नहीं हैं? ओल्ड मास्टर जो के लिए अकाउंटेंट, और आप कहते हैं कि आपके पास चांदी नहीं है।
आप अपने पिता को इस बात से सहमत कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर कतई विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि ओल्ड मास्टर जो के घर की नौकरानियों को भी 2 टैल चांदी का मासिक भत्ता मिलता है। एक लेखाकार के पास चांदी कैसे नहीं हो सकती? प्रत्येक घर के मुखिया से प्राप्त इनामी चांदी को मिलाकर आपको 50 टैल मिल जाने चाहिए। जिया झेंग लिन जियाजोंग के बहाने बर्दाश्त नहीं कर सका। मौद्रिक मामले ऐसी चीज हो सकती है जिससे अन्य लोग जूझते हों, लेकिन उनके लिए ये स्वाभाविक बात थी। लंबे समय तक एक बड़ी जागीर में रहने के कारण वह नौकरों की छोटी मोटी चालों से पूरी तरह परिचित था। लिन जियाजोंग ने इतने वर्षों में लेडी यांग को कभी भी कोई चांदी नहीं सौंपी थी। उसने जो पैसा कमाया था वह उसकी अपनी मुट्ठी में कसकर रखा हुआ था। लाओसन के घर के लिए भी यही बात लागू हुई। केवल चुप रहने वाले दूसरे भाई ने ही कर्तव्यनिष्ठा से अपना हिस्सा लौटा दिया। लेकिन सर, इस समय मेरे पास सचमुच इतना कुछ नहीं है। क्या हो अगर हम इसे इस तरह से करें तो क्या होगा? मैं आपको पहले एक हिस्सा दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बाकी 10 दिनों के भीतर वितरित कर दूंगा। लिन जियाजोंग वास्तव में एक बार में इतनी अधिक चांदी का उत्पादन नहीं कर सकता था। इसके अलावा लाओसन की अनुपस्थिति में यदि वह सारी चांदी निकाल लेता और बाद में लाओसन द्वारा उसे वापस करने से इनकार करने पर वह क्या करता? जिया झेंग ने अपनी कलाई फड़फड़ाई और 3 उंगलियां फैला दी। 3 दिन? सर, 3 दिन बहुत हैं। लिन जियाजोंग गरीबी का हवाला देते हुए कुछ और दिन मांगने वाला था, लेकिन उसने जिया झेंग की तीसरी उंगली को धीरे धीरे नीचे झुकते देखा। उसने जल्दी से जिया झेंग का हाथ पकड़ लिया और बार बार वादा किया, 3 दिन, 3 दिन, मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसे 3 दिनों में पहुंचा दूंगा। जिया झेंग, जिसका हाथ लिन जियाजोंग जैसे बूढ़े आदमी ने पकड़ रखा था, घृणा से भौहें चढ़ा दी, उसे धक्का दे दिया और फिर अपने कपड़ों पर अपना हाथ रगड़ा। इसके बाद उसने लापरवाही से अपने अच्छे अच्छे वस्त्र के बटन खोलने शुरू कर दिए, जिससे ये संकेत मिलता था कि अब वह उसे नहीं चाहता। लिन युआन ने उसे मनोरंजन के साथ देखा, बस समय पर जिया झेंग द्वारा देखा गया, जिसने अचानक अपने बटन खोलना बंद कर दिया और जल्दी से अपनी छाती को ढक लिया, एक भान को ऊपर उठाते हुए और सूंघते हुए कहा, तुम क्या देख रही हो, छोटी लड़की? इसके बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हारे सामने नंगी नहीं होऊंगी। हम कौन तुम्हें नंगी देखना चाहता है? बदमाश, दुष्ट। लिन युआन का चेहरा लाल हो गया और वह दूर हो गई। वह इतनी गुस्से में थी कि अब उसकी तरफ देख भी नहीं सकती थी। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए लिन जियाजोंग ने अपने दांत पीसकर मांस को काटा, चांदी के 10 टैल निकाले और जिया झेंग की मजबूत मांग के तहत उन्होंने एक आईओयू भी लिखा। बेशक सतर्क रहने वाले श्री, वह एक लेखाकार था। उसने 2 प्रतियां लिखी, एक अपने नाम से जिस पर 40 टैल चांदी बकाया थी और दूसरी लिन जियाक्सियाओ के नाम से जिस पर 50 टैल चांदी बकाया थी। ली फैंग ई की शॉर्टकट की उम्मीदें तब बुरी तरह से टूट गईं जब उन्होंने अपने और अपने पति के नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। साथ ही वह मन ही मन इस धूर्त और दुष्ट बड़े देवर को कोसती रही। लिन परिवार के 2 भाइयों से आईओयू और मुआवजा प्राप्त करने के बाद जिया झेंग ने कागजात हाथ में लिए और लिन युआन पर मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, अब तुम्हारी बारी है। लेडी माँ बस इसी क्षण के लिए रुकी थीं और शोरगुल में शामिल होने लगीं। ठीक है लिटिल डिजास्टर स्टार, अब तुम्हारी बारी है। हम सब ने चांदी दी, अब चांदी देने की आपकी बारी है। ली फैंग ई ने भी विजयी भाव से मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बड़ी बहन, आप भ्रमित हो गई होंगी, उनका परिवार इतना गरीब है कि चूहे भी घर छोड़कर चले गए हैं। वे 100 टन चांदी कैसे ला सकते हैं? हाँ हाँ, छोटे आपदा स्टार, तुम मुझसे भीख क्यों नहीं मांगते? ये देखते हुए कि हम कभी एक ही छत के नीचे रहते थे, मैं आपको एक अच्छी जगह से परिचित करा सकता हूँ, कैसा रहेगा? मैंने सुना है कि शहर के कई वेश्यालय तुम्हारी जैसी लड़कियों को रखना पसंद करते हैं। चलो, आंटी तुम्हें सही संपर्कों से मिलवा देंगी, क्या मैं ऐसा करूं? ये तो सीधे दिल पर वार था। लेडी लियू ने अपने पेट को पकड़ लिया, क्रोध से बेहोश होने से बचने के लिए अपने होंठ काट लिए। आप लाओसन की पत्नी, क्या ये शब्द एक चाची के लिए कहने योग्य हैं? मेरी बात सुनो, मैं लियू जियांशु अपनी बेटी को ऐसी जगह बेचने के बजाय भूखा मरना या थकान से मरना पसंद करूंगा। आप सब लोग बाहर निकल जाओ, यह मेरा घर है और अब जब हमारा कोई रिश्ता नहीं है तो मेरी बेटी को परेशान करने के लिए यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। चूंकि रिश्ता पहले ही टूट चुका था, इसलिए लेडी लियू को अब अपने पति की ओर से इन बेरहम ससुराल वालों के प्रति विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। यदि वह अपनी शारीरिक स्थिति से बाधित न होती तो वह दाया के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए तैयार होती और ली फैंग ई के गंदे मुंह को फाड़ने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल करती। लिन जियाक्सिन को अपनी पत्नी की गर्भावस्था की चिंता थी, इसलिए उसने जल्दी से लेडी लियू को सांत्वना दी और लिन वेई और लैनहुआ को घर में मदद करने के लिए कहा। हालांकि लेडी लियू को 100 टैल चांदी के कर्ज की चिंता थी और फिर भी उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वास्तव में लिन युआन के लिए वर्तमान में 100 टैल चांदी वस्तुतः बाल्टी में एक बूंद के समान थी।
उसने पहले ही केवल लाओ फैन से अपने टोफू व्यंजनों से ही 600 तेल चांदी अर्जित कर ली थी। लेकिन आज वह ये बात नहीं बता सकी। वे अभी अभी परिवार से अलग हुए थे और संबंध तोड़े थे। यदि वह अचानक इतने सारे चांदी के नोट निकालती है तो क्या यह इन नीच लोगों के लिए उसके पास जो कुछ है उसे पाने का स्पष्ट निमंत्रण नहीं होगा। इसके अलावा जिया झेंग के अति आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर लिन युआन को एक अजीब सा आभास हुआ। आज की घटनाओं के आधार पर यह स्पष्ट था कि जिया झेंग जानती थी कि वह फूमन बिल्डिंग को टोफू प्रदान करने वाली प्रायोजक थी। शुरू में उसने सोचा कि उसने उसकी मदद करने के लिए 100 टेल का उल्लेख किया था, लेकिन अब यह अधिक संभावना लग रही थी कि बदमाश ने जानबूझकर उसके लिए ये जाल बिछाया था। 100 टेल चांदी चुकाने के लिए उसे कितना टोफू मुफ्त में बनाना पड़ेगा। धिक्कार है, उसे अब देर से ही सही एहसास हो रहा था कि इस बदमाश ने उसके साथ धोखा किया था। हमने पहले ही संबंध तोड़ लिए हैं, इसलिए जो कहना है कहो। ली फैंग लेडी लियू के साथ बहस करने के लिए नीचे नहीं झुका। अभी वे बस यही चाहते थे कि लिन युआन का परिवार और अधिक गरीब और बदकिस्मत हो जाए। वे तभी खुश होंगे जब वे उन्हें पैरों तले रौंद सकें। ठीक है, जल्दी करो और चांदी वापस कर दो। अगर नहीं लिख सकते तो कम से कम एक ऋण नोट तो लिख ही दो, लेडी माँ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। लिन युआन उन पर एक नज़र डालने की भी जहमत नहीं उठा सका। जिया झेंग की निराशाजनक अकड़ को देखना तो दूर की बात थी। क्या उसे इस तरह से घेरना जरूरी था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे कंकड़ से मारा था और काट लिया था? युवा मास्टर, कृपया समझें, मेरे परिवार में लिन जियाजोंग जैसा अकाउंटेंट नहीं है, नहीं ली फैंग जैसी चाची है जो मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे माता पिता का स्वास्थ्य खराब है और मुझे 2 छोटी बहनों का भरण पोषण करना है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं खुद को नौकरानी के रूप में आपको बेच दूं। लिन युआन के विनम्र व्यवहार को देखकर जिया झेंग को तुरंत खुशी महसूस हुई। उसे नौकरानी के रूप में रखना बहुत अच्छा होगा। वह उसके पैर धो सकती थी, उसे नहला सकती थी, सोते समय उसकी देखभाल कर सकती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके लिए खाना बना सकती थी। हालांकि इससे पहले कि वह खुशी से सहमति में सिर हिला पाता, लिन युआन ने पहले ही हंसते हुए कहा, मैं जानता था कि आप जैसे उदार और महान व्यक्ति मेरे जैसी गांव की लड़की के साथ जबरदस्ती करने के लिए नीचे नहीं गिरेंगे। इसके अलावा मेरे अनाड़ी हाथों के कारण यदि आप मुझे वापस भी ले लें तो भी मैं बोझ ही रहूंगी। जिया झेंग का गला घुट रहा था। वह न तो निगल पा रहा था और न ही अपने शब्द उगल पा रहा था। वह छोटा दुष्ट, जब वह जोर से हंसने ही वाला था तो उसे बीच में ही बोलना पड़ा। समय बिल्कुल सही था, वह निश्चित रूप से ये सब जानबूझकर कर रही थी। लिन युआन ने अपनी आंखें घुमाईं और चुपचाप उसे घूरा। वह वास्तव में ये जानबूझकर कर रही थी। लाओ फैन ने गुप्त मनोरंजन के साथ दोनों के बीच धुआं रहित लड़ाई देखी। वह जानता था कि उसने छोटे तानाशाह जिया झेंग को लाकर सही काम किया है। जैसे ही ये दोनों मिले, उनमें टकराव होना तय था। चून की ऊंची टोपी पहन ली गई थी। जिया झेंग वास्तव में लिन युआन को अपनी नौकरानी नहीं बना सकता था। इसके अलावा चून की आंगन में कई लोग उसकी ओर से मध्यस्थता कर रहे थे, इसलिए जिया झेंग बहुत अधिक शुद्ध नहीं हो सकती थी। अंत में उन्होंने एक ऋण नोट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसकी अवधि 3 दिन की नहीं बल्कि 1 वर्ष की थी। पुराने गांव के मुखिया ने मूल रूप से उसके लिए 3 साल की सजा सुरक्षित कर दी थी, लेकिन लिन युआन ने खुद इसे घटाकर 1 साल कर दिया। सच कहा जाए तो अब उसके पास पैसा तो था, लेकिन वह अपनी संपत्ति का खुलासा इतनी आसानी से नहीं करना चाहती थी। लिन परिवार का दिन भर का हंगामा अंततः समाप्त हो गया। ये देखकर कि वहां देखने के लिए कुछ भी रोमांचक नहीं बचा है, ग्रामीणों ने धीरे धीरे अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और घर जाने की तैयारी करने लगे। लिन जियानलिंग, जो पहले से ही बहुत अस्वस्थ महसूस कर रहा था, अब केवल घर लौटना चाहता था और आराम करने के लिए कान पर लेटना चाहता था। जैसे ही लेडी यांग ने उसका समर्थन किया, उसने खुद से कहा, उसका चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या उसे लू लग गई थी? जैसे ही लिन परिवार घर जाने की तैयारी कर रहा था, प्रवेश द्वार से एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद एक लड़खड़ाती हुई आकृति के अंदर आने की आवाज़ सुनाई दी। जब उस आकृति ने लिन जियाजोंग को देखा तो वह घुटनों के बल बैठ गया और उसके नाक से बलगम और आंसू बहते हुए रोने लगा। पिताजी, कुछ भयानक हुआ है। लिन युआन अपनी चतुर आंखों से लिन परिवार पर कड़ी नज़र रख रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर पहले तो उसने सोचा कि कोई दुख में विलाप कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को पहचानते ही उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि शो अभी खत्म नहीं हुआ है। जो व्यक्ति आया था वह कोई और नहीं बल्कि लिन जियाजोंग का सबसे बड़ा बेटा लिन योंगचेंग था। कल चुनफेंग बिल्डिंग से निकलने के बाद लिन योंगचेंग ने लिन युआन को मूनकेक बेचते हुए देखा और अकादमी लौटने पर उसने अपने छोटे भाई लिन योंगले को उसे परेशान करने के लिए उकसाया। लिन योंगले हमेशा से अपने इस चचेरे भाई को नापसंद करता था, जिसे लिटिल डिजास्टर स्टार के नाम से जाना जाता था, और वह लड़ाई करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने में काफ़ी खुश था।
इसके अलावा लड़की एक दुकान चला रही थी और व्यवसाय भी कर रही थी, इससे उससे कुछ मुनाफा कमाने की संभावना थी। हालांकि लिन योंगचेंग ने अपने भाई के लौटने की प्रतीक्षा में पूरी दोपहर अकादमी में बिताई। पहले तो उसने सोचा कि लिन योंगले के हाथ कुछ चांदी लग गई है और वह दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने चला गया है, और उसने मन ही मन अपने भाई को कोसा भी कि उसने उसके यानी बड़े भाई के बारे में क्यों नहीं सोचा। कौन जानता था अगले दिन तक, जब उसने अभी भी लिन योंगले को अकादमी में वापस नहीं देखा था और न ही उसके साथ गए कई छात्रों को, तो उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पूछताछ करने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। उसने जो पाया वह चौंकाने वाला था। उसके भाई ने फूमन बिल्डिंग के युवा मास्टर को नाराज कर दिया था और उसे बड़ी जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने तुरंत ही अपने भाई को बचाने के लिए चांदी का उपयोग करने का प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चांदी उस मांस की रोटी के समान थी जो कुत्ते को फेंक दी गई थी और बिना लौटाए चली गई, जबकि उसका भाई भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने भले ही अपने भाई को नहीं देखा था, लेकिन वह लगभग सभी तथ्यों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। ये पता चला कि लिन योंगले वांग तियानबा का पीछा करते हुए लिन युआन को परेशान करने गया था, जब उनका सामना फूमन बिल्डिंग के यंग मास्टर से हुआ, जिसे उन्होंने पीटा भी था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने उसे कितनी बुरी तरह पीटा, ये तो पता नहीं चला, केवल इतना पता चला कि यह बहुत गंभीर था। मास्टर मजिस्ट्रेट को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कठोर सजा का आदेश दिया। अब चाहे वह वांग तियानबा हो या अकादमी के छात्र, वे सभी जेल के सबसे गहरे हिस्से में बंद थे और किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। इससे भी अधिक घातक बात यह थी कि झगड़े के दौरान उसके भाई को उसके ही लोगों ने गलती से घायल कर दिया था। चोट की गंभीरता अभी भी अज्ञात है, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यह जीवन के लिए खतरा है। हालांकि मास्टर मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार की मुलाकात पर रोक थी, यहां तक कि डॉक्टर को बुलाने का भी सवाल नहीं था। लिन योंगचेंग ने आंसू भरी आंखों से अपने भाई के जेल जाने और घायल होने की कहानी सुनाई, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह हिस्सा छोड़ दिया जहां उसने अपने भाई को अपने चचेरे भाई को परेशान करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि लिन युआन उसके चुनफेंग बिल्डिंग में बार बार आने का खुलासा कर देगा। जाहिर है वह इस तरह की बात नहीं कर सकता था। लिन युआन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह लिन योंगचेंग उसका बड़ा भाई था, जिसने लिन योंगले को देखते ही ये परेशानी खड़ी कर दी थी। लेकिन अब उसे खुद का जिक्र न करते देख उसने भी अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही लिन जियाजोंग को पता चला कि उसका दूसरा बेटा झगड़े में शामिल हो गया है और उसे जेल में डाल दिया गया है, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। आखिरकार वह उसका अपना बेटा था। वह क्या करे? क्या हुआ? लेले को जेल में डाल दिया गया है। लिन जियानलिंग, जो स्तब्ध था, अचानक चौंका। उसके पोते उसके लिए अनमोल खजाना थे और अब उनमें से एक जेल में था और घायल था। ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी जान के पीछे पड़े हों। अपने घुटनों के बल लिन योंगचेंग रेंगते हुए लिन जियानलिंग के पैरों तक गया और अपनी बाहों को उसके पैरों के चारों ओर लपेट लिया। लिन जियानलिंग की पैंट के चेहरे को अपने आंसुओं और नाक के बलगम से सना दिया। दादाजी, वो दादाजी, आपको मेरे भाई को बचाना होगा। वह उसे किसी ने पीटा है और यह बहुत गंभीर बताया गया है। पूरी रात हो गई है, मुझे नहीं पता कि अगर क्या। लिन जियानलिंग के दिमाग में स्वतः ही लिन योंगले की छवि उभर आई, जिसे बुरी तरह पीटा गया था। उसका चेहरा पहचानने योग्य नहीं था और उसे कोई चिकित्सीय उपचार नहीं मिला था, तथा उसकी छाती में एक बड़े पत्थर के समान भारी रुकावट महसूस हो रही थी। अचानक उसका दिमाग खाली हो गया। टकराना। लिन जियानलिंग का कठोर शरीर पीछे की ओर गिर गया। लेडी यांग अचानक से उसे पकड़ नहीं पाई और केवल भयभीत होकर देख सकी कि बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ फड़कने लगे और यहाँ तक कि उसका पूरा गाल एंट गया। मालिक, बॉस, आपको क्या हुआ है? आह बॉस, मुझे मत डराओ। वो बॉस, कृपया उठो उठो। लेडी यांग ने लिन जियानलिंग के बगल में घुटने टेक दिए, दोनों हाथों से उसके गतिहीन सिर को हिलाते हुए अपने बेहोश पति को जगाने की कोशिश कर रही थी। लिन योंगचेंग अपने दादा के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथ अभी भी उसकी पैंट को कसकर पकड़े हुए थे। वह बस यही चाहता था कि स्थिति गंभीर हो जाए ताकि उसके दादाजी जल्दी से अपने भाई को बचाने का कोई उपाय सोच लें। लेकिन कैसे? ये कैसे हुआ? उसके दादाजी की मृत्यु हो गई। दुखी बच्चा। लिन जियाजोंग ने अपने सबसे बड़े बेटे को एक तरफ धकेल दिया और जल्दी से लिन जियानलिंग के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। बारी बारी से तीव्र स्वर में पुकारा और फिल्ट्रम को उत्तेजित किया। अपने प्रयासों के बावजूद लिन जियानलिंग के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, सिवाय इसके कि उसका शरीर अभी भी ऐंठ रहा था। लिन युआन ने पास से ये दृश्य देखा। उसे इस परिचितता ने एक पुरानी अनुभूति दी। पिछले जन्म में रसोई घर में काम करने वाले एक बुजुर्ग रसोइये को अचानक दौरा पड़ा था और वह इसी तरह गिर पड़े थे। आंगन में भीड़ अभी तितर बितर भी नहीं हुई थी कि बूढ़े गांव के मुखिया ने लिन जियानलिंग की हालत देखी और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ समझदार लोगों से शहर से एक डॉक्टर को बुलाने का आग्रह किया।
लेडी माँ, जो कुछ क्षण पहले अपने बेटे के लिए रो रही थी, और ली फैंग ई दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में एक ही शब्द पड़ा, मौत। लिन जियाक्सिन को मूल रूप से अपने भतीजे के लिए दुख हुआ जब उसने लिन योंगचेंग को अपने भाई को जेल में डाल दिए जाने के बारे में बात करते सुना, लेकिन अपने ही पिता को अचानक जमीन पर गिरते हुए, जीवन अधर में लटकते हुए देखकर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। लेडी लियू समझ गई कि यद्यपि उसके पति ने अपने माता पिता से संबंध तोड़ लिए थे, फिर भी वह उन्हें जाने नहीं दे सकता था। उसने जल्दी से लिन चांगकिंग से आग्रह किया कि वह उसके पति को देखने के लिए ले जाए। लिन युआन भी अपने पिता के पीछे पीछे गई, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाती, उसे लिन जियाजोंग के हाथ ने पीछे धकेल दिया। तुम छोटी आपदा स्टार हो। झाड़ू सितारा, चले जाओ, ये सब आपके कारण है, ये सब आपके कारण है, दूर रहो मुझसे। लिन युआन को डांटने के बाद उसने अपना गुस्सा लिन जियाक्सिन पर भी उतारा। लिन जियाक्सिन, तुम पुत्रहीन हो। क्या आप अब खुश हैं? अब हमारे पिता का भाग्य अनिश्चित है और मेरे बेटे को जेल में डाल दिया गया है। अगर आज पिताजी को कुछ हो गया तो मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। अपने बड़े भाई की लाल आंखें देखकर लिन जियाक्सिन चिंतित हो गया। आप ऐसे समय में क्या कह रहे हैं? जल्दी से एक डॉक्टर को ढूंढो। क्या आप शहर में बहुत से लोगों को नहीं जानते? हाँ, शैंडे हॉल के डॉक्टर। क्या आपने नहीं कहा था कि आप उनसे अच्छी तरह परिचित हैं? जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो और पिताजी को शहर ले जाओ। यदि उसके पैर में तकलीफ न होती तो वह उसे स्वयं ही वहां ले जाता। लिन युआन ने तुरंत जवाब देने का इरादा किया था, लेकिन अपने पिता को इतनी गंभीर स्थिति में देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। लिन जियानलिंग को शहर ले जाने के लिए गाड़ी तैयार करने की उनकी चर्चा सुनकर वह जल्दी से बोली, उसे हिलाओ मत, उसे हिलाओ मत। लगभग उसी समय लाओ फैन की आवाज़ भी सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने देखा कि लाओ फैन अपनी मेडिकल किट लेकर दौड़ता हुआ आ रहा है। लेडी यांग ने अपने पति के चेहरे पर थप्पड़ मारना जारी रखा, लेकिन लाओ फैन ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही लिन जियाजोंग उसे डांटने वाला था, उसने लिन जियाक्सिन को खुशी से चिल्लाते हुए सुना, हाँ बूढ़े सज्जन, आप दिव्य चिकित्सक हैं, कृपया आपको मेरे पिता को बचाना होगा। भले ही मुझे बदले में बैल या घोड़ा बनना पड़े, मैं आपकी महान दया का बदला अवश्य चुकाऊंगा। तात्कालिकता को देखते हुए चांदी की सुइयों को जीवाणुरहित करने का समय नहीं था। जैसे ही लाओ फैन ने लिन जियानलिंग के एक्यूपॉइंट्स को छेदने के लिए चांदी की सुइयां निकाली, उसने अपना सिर उठाए बिना ही डांटा, तुम्हारे पिता, वह आपको चाहता भी नहीं है, फिर भी आप उसके लिए बैल या घोड़े की तरह काम करने को उत्सुक हैं। बहुत दयनीय। ये शब्द सुनकर लिन जियाक्सिन चुप हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाओ फैन ने एक और सुई डालने के बाद लिन जियाजोंग को डांटना शुरू कर दिया, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम तो और भी बेशर्म हो। आपके पिता स्पष्ट रूप से आपके बेटे के कारण स्ट्रोक से पीड़ित हैं, फिर भी आप अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हुए जवाब देने का दुस्साहस करते हैं। तुम यहाँ मूर्ख हो। उन्होंने आपसे नाता तोड़ लिया है, वे आपको कैसे श्राप दे सकते हैं? यदि सचमुच कोई श्राप है तो वह आपके बेटे से आया होगा, या शायद यह आपके दोनों बेटों का संयुक्त अभिशाप है। लिन जियाजोंग अवचेतन रूप से जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। आखिरकार उसके पिता का जीवन लाओ फैन के हाथों में था। इसके अलावा ये सच था कि लिन जियानलिंग अपने पोते के कैद होने की खबर सुनकर ही बेहोश हो गए थे। इस बीच लिन युआन ने चुपके से लाओ फैन की पीठ पर हाथ मारा और चुपके से उसे अंगूठा दिखाया। लाओ फैन ने अहंकार से गुनगुनाया, उसकी ऊपर उठी हुई सफ़ेद दाढ़ी उस समय उसकी खुशी को प्रकट कर रही थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बदमाश हमेशा गाली देना पसंद करता था, किसी को गाली देना वास्तव में बहुत अच्छा लगता था। लिन जियाजोंग को डांट कर चुप करा दिया गया। लेडी माँ अपने बेटे में व्यस्त थी, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। और ली फैंग ई की आंखें घूम गईं जैसे उसने चापलूसी से पूछा, दिव्य डॉक्टर, मेरे पिताजी, वास्तव में उनकी बीमारी क्या है? क्या सचमुच उसे स्ट्रोक हुआ था? उन्होंने अभी कहा था कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है। अगर उन्हें लकवा मार गया तो क्या होगा? इससे तो मर जाना ही बेहतर है। लिन युआन ने ली फैंग ई के षड्यंत्रकारी दिमाग को भांप लिया और उसे एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा। लेडी यान के कान भी घबराहट से खड़े हो गए। अगर यह सचमुच स्ट्रोक था तो उसे अपना बाकी जीवन कान बिस्तर पर बिताना होगा। वह एक बूढ़ी औरत, उसकी देखभाल कैसे कर सकती है? अंतिम सुई डालने के बाद लाओ फैन ने अपने हाथ पोंछे और फिर कहा, स्ट्रोक, जीवित रहना पहले से ही सौभाग्य है। अगर वह जागता है और बोल सकता है तो यह इंगित करता है कि स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन अगर वह बात नहीं कर सकता है तो हम वे सभी अनकही बातें समझ गए। यदि वह बोलने में असमर्थ हो जाता तो वह मरते दम तक कान पर पड़ा रहता। लेडी माँ और ली फैंग ई ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने प्रार्थना की कि बूढ़ा आदमी सचमुच लकवाग्रस्त न हो जाए। वे हर दिन एक लकवाग्रस्त व्यक्ति की देखभाल करना नहीं चाहते थे। लिनवेई अपनी माँ का समर्थन करते हुए पास में एक छोटे से स्टूल पर बैठी हुई थी और ध्यान से देख रही थी।
जियो लिनशुन को अपने दादाजी से ज़्यादा लगाव नहीं था, जिन्होंने उसके बचपन से कभी उससे बात नहीं की थी और कभी उसकी परवाह नहीं की थी। फिर भी वह लाओ फैन के पीछे खड़ी होकर उसे सुई लगाते हुए गौर से देख रही थी। जिस क्षण लाओ फैन ने मुड़कर देखा, उसने जियाओ लिनशुन की चमकदार आंखों को रोगी पर नजर गड़ाए हुए देखा और उसका दिल स्नेह से भर गया, हालांकि उसका मुंह हमेशा की तरह जहरीला था। तुम क्या घूर रहे हो, बदमाश? आप जो देख रहे हैं उसे आप समझ भी नहीं सकते। जियो लिनशुन ने अपनी चमकती आंखें उठाईं, मुस्कुराने ही वाली थी, लेकिन अपने माता पिता के चिंतित भावों को देखकर उसने चालाकी से उसे वापस रोक लिया और लाओ फैन की आस्तीन खींचकर अकेले में बोली, तुम अद्भुत हो। वह ऐसा ही था, फिर भी आप उसे बचा सकते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वह जीवित रह सकता है? अगर वह सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लाओ फैन ने दिलचस्पी से पूछा। जियो लिनशुन ने फिर से लिन जियानलिंग की ओर देखा और गर्व से कहा, अभी उसका चेहरा पीला था, अब वह लाल हो गया है, और केवल इतना ही नहीं, उसका चेहरा हिलना बंद हो गया है, और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी कुछ बार हिली हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवित है? आप सचमुच अद्भुत हैं, शहर के डॉक्टरों से भी बेहतर। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिताजी आपको दिव्य डॉक्टर कहते हैं। क्या मैं आपसे आपको दादाजी भगवान डॉक्टर कहकर बुलाऊं? लाओ फैन अंततः अपनी हंसी को रोक नहीं सका। वास्तव में उसने उसे गलत नहीं समझा था। यद्यपि यह छोटी लड़की छोटी थी, वह चतुर और तेज थी। यदि अच्छी तरह से पोषित किया जाए तो निश्चित रूप से एक आशाजनक बीज होगी। लेकिन प्रशंसा व्यक्त करने का उनका तरीका अपरंपरागत था। जैसे ही उन्होंने जियाओ लिनशुन के सिर पर थप्पड़ मारा, नौजवान, तुम्हारे दादा कौन हैं? तुम्हारे दादाजी वहां जमीन पर पड़े हैं। वह मुझे उसे दादाजी कहने नहीं देगा। जियाओ लिनशुन, जिसके सिर पर पहले कभी थपथपाया नहीं गया था, वह न्याय महसूस कर रही थी। उसने अपने सिर को रगड़ा, मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए अपनी मां की बाहों में आराम पाने के लिए दौड़ी। हालांकि लाओ फैन पहली मुलाकात में अपनी बड़ी बहन के प्रति उग्र लग रहा था, कई बातचीत के माध्यम से जियो लिनशुन ने यह पता लगा लिया था कि बूढ़ा आदमी भले ही प्रभावशाली दिखता हो और उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो, लेकिन वास्तव में उसका दिल बहुत दयालु था। इसलिए जब तक वह उसकी बड़ी बहन के प्रति बुरा नहीं था, तब तक वह इस अजीब बूढ़े आदमी से बहुत प्यार करती थी। लिन जियानलिंग अंततः जाग तो गया, लेकिन वह बोल नहीं सका, और इतना ही नहीं, वह अपने शरीर के आधे हिस्से को हिला भी नहीं सका, जैसा कि लाओ फैन ने कहा था कि उसे वास्तव में स्ट्रोक हुआ था। ये देखकर कि वह जाग गया था, लाओ फैन ने सिल्वर सुइयों को हटा दिया और फिर एक हाथ बंद दुकानदार बन गया, जिससे लिन जियाजोंग को वह करने के लिए छोड़ दिया जो वह चाहता था। बूढ़े गांव के मुखिया ने बहुत पहले ही एक गाड़ी मंगवा ली थी, लेकिन लिन जियाजोंग ने पहले ही अपना मन बदल लिया था। जब मैं पहले ही स्ट्रोक से पीड़ित था तो शहर जाकर पैसा बर्बाद करने का क्या मतलब था? माँ, पिताजी पहले से ही इस हालत में हैं। हम उसकी देखभाल के लिए उसे वापस घर ले जा सकते हैं। शहर तक जाने वाली सड़क लंबी और ऊबड़ खाबड़ है। क्या होगा अगर पिताजी इसे सहन नहीं कर पाए और इससे भी बदतर हो गए? ये देखकर कि लिन जियानलिंग को होश आ गया था, लेकिन उसके मुंह के कोने से अभी भी लार टपक रही थी। लिन जियाजोंग की आंखों में अरुचि की एक बमुश्किल बोधगम्य झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने रोती हुई लेडी यांग को खींच लिया, अपनी आंखों से अपनी पत्नी को भयंकर संकेत दिया। लेडी माँ अपने बेटे के बारे में सोचने में पूरी तरह से व्यस्त थीं और उन्हें अपने ससुर की देखभाल करने में कोई रुचि नहीं थी, जिन्हें स्ट्रोक हुआ था। उसने जल्दी से लेडी यांग को सहारा दिया और उसे अपने घर की ओर खींच लिया। ओह माँ, पिताजी पहले से ही ऐसे हैं, आप भी नहीं टूट सकती। आपका सबसे बड़ा पोता अभी भी जेल में है और आपके द्वारा बचाए जाने का इंतजार कर रहा है। माँ, दिल मत टूटना, हमें जल्दी से पिताजी को घर वापस ले जाना होगा। ये सबसे अच्छा है। यद्यपि लिन जियानलिंग स्ट्रोक और लकवा से पीड़ित होने के बाद बाल बाल बच गया था, फिर भी डॉक्टर को दिखाने के लिए शहर जाना और कुछ दवा लेना उसके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता। अप्रत्याशित रूप से लिन जियाजोंग, उसका अपना बेटा, अपने पिता के जीवन की इस तरह उपेक्षा करेगा और उसे ऐसे ही छोड़ देगा। लेडी यांग ने रोते हुए खुद को लेडी माँ के सहारे से छुड़ाया और डांटा, आपके पिताजी इस हालत में हैं और आप अभी भी उन्हें इलाज के लिए शहर ले जाने की जल्दी नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप उसे घर ले जाना चाहते हैं। हे पुत्र, मैंने इतने वर्षों तक तुम पर व्यर्थ ही लाड़ प्यार किया। आप अपने पिता की मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, है ना? ओह बूढ़े आदमी, क्या आप ये देख सकते हैं? ये वही बेटा है जिसे तुमने इतना लाड़ प्यार दिया था। जिस क्षण तुम उसके लिए बेकार हो गई, उसने तुरंत तुम्हारी परवाह करना बंद कर दिया। लिन जियानलिंग ने अभी तक मुश्किल से ही अपने होश संभाले थे और अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थे, मुश्किल से अपनी आंखें हिला पा रहे थे। लेडी यांग के शब्दों को समझने की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन जबकि वह नहीं समझ सका, अन्य लोग निश्चित रूप से समझ सकते थे। लिन जियाक्सिन गुस्से में लिन चांगकिंग की पीठ से लगभग गिर गया। उसका सबसे बड़ा भाई दूसरों की उपेक्षा कर सकता था, लेकिन अब उसने अपने पिता की भी उपेक्षा की। बड़े भाई, गाड़ी तैयार है, जल्दी करो और पिताजी को इलाज के लिए शहर ले जाओ। अब और देर मत करो।
डॉक्टर को कुछ दवा लिखने दो, शायद वह फिर भी ठीक हो जाए। अपनी ही मां से डांटे जाने पर लिन जियाजोंग ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब लिन जियाक्सिन ने उसे डांटा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने तुरंत लिन जियाक्सिन की नाक की ओर इशारा किया और जवाब दिया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमारे लिन परिवार के मामले आपके व्यवसाय से संबंधित नहीं हैं, बाहरी व्यक्ति। मत भूलो, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं और ये तुम्हारा पिता नहीं है। जब तक आवश्यक न हो, मेरी नज़रों से दूर रहो। अपना काम से काम रखो, अपंग। लेडी यान भी क्रोध से भरकर रोने लगी और गाली देने लगी, तुम्हारे अंदर अभी भी खुद को बड़ा भाई कहने की हिम्मत है। यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने उस झाड़ू स्टार को तलाक देने से इनकार कर दिया और उस छोटी आपदा स्टार को अपने साथ ले आई, जिससे हम सभी अभिशप्त हो गए। तुम्हारे पिता तुम्हारे कारण मारे गए हैं। पुत्रहीन पुत्र, पुत्रहीन पुत्र। हे बुद्ध, आपको मुझे एक स्पष्ट मार्ग दिखाना होगा। वाह वाह, अपने एक समय के स्नेही बड़े भाई की ठंडी अभिव्यक्ति और अपनी मां के घृणा और नाराज व्यवहार को देखकर लिन जियाक्सिन को ठंड का एहसास हुआ। वह हमेशा से यह मानता था कि केवल सबसे छोटा भाई या पत्नी ही उसके प्रति दुर्भावना रखते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उसका बड़ा भाई भी ऐसा ही था। उसे आज भी वह दिन याद है जब योंगले मुसीबत में फंस गया था और उसका बड़ा भाई आंखों में आंसू लिए योंगले के लिए मध्यस्थता करने की विनती करने आया था। वह दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। उसके बड़े भाई ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और ईमानदारी से वादा कर रहा था, योंगले का भविष्य तुम्हारे द्वारा बचाया गया है। अब से योंगले आपके अपने बेटे की तरह होगा। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो योंगले आपके अंतिम दिनों तक आपकी देखभाल करेगा। इसके अलावा मैं आपकी 3 भतीजियों को कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन आज, ओह, ये कैसा हृदय विदारक विश्वासघात है। जिन माता पिता का उसने श्रद्धापूर्वक आदर किया था और जिनकी सेवा की थी, उन्होंने पुत्र उत्पन्न न कर पाने के कारण उसके पूरे परिवार को त्याग दिया था। उसके प्यारे भाई बहन, जिनके साथ वह पूरे दिल से पेश आता था, एक ही पल में उसे मुंह मोड़ चुके थे। अब जब उसके अपने पिता बीमार थे तो उसे उनकी देखभाल करने का भी मौका नहीं मिला और उसे अपने पिता पर दुर्भाग्य लाने का कलंक भी सहना पड़ा। कैसा पाप है। अपने पिता के दिल टूटने को देखते हुए लिन युआन ने लिन चांगकिंग को धक्का दिया और उसे अपने पिता को घर में वापस ले जाने के लिए कहा, जबकि लेडी लियू भी लिन वेई की सहायता से घर में प्रवेश कर गई। परिवार के सभी सदस्यों के चले जाने के बाद जब लिन युआन ने अपने तथाकथित चाचा की ओर फिर से देखा तो उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। ओह, चूंकि अब कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैं ओल्ड मास्टर लिन से कहूंगी कि वह आपके परिवार के साथ जल्दी से चले जाएं। मेरे आंगन में रोते और विलाप करते हुए लोग सोचेंगे कि मैं छोटी आपदा सितारा हूं जिसने उन्हें श्राप दिया है, और यह वास्तव में परेशानी भरा होगा। छोटा आपदा सितारा, अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां बंद करो। हमारे परिवार में सारी मुसीबत आपके श्राप के कारण हुई है। लिन जियाजोंग ने लेडी यांग को पकड़ लिया, जो अभी भी लिन जियानलिंग के शरीर पर विलाप कर रही थी, और उसे अपनी पत्नी की बाहों में धकेल दिया। मां को जल्दी से घर ले जाओ। हमें बाहर निकाल दिया गया है और आप अभी भी चिपके हुए हैं। आप कितने मोटी चमड़ी वाले हो सकते हैं। लिन जियाजोंग का इस तरह से अपना आपा खोना दुर्लभ था और लेडी यांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपनी चीखें रोक दी, यह महसूस करते हुए कि यह बेटा सामान्य से बहुत अलग था। ली फैंग किनारे पर खड़ा रहा, न तो रुका और न ही मदद की। आखिरकार उसका पति घर पर नहीं था। वह एक छोटी भाभी अपने बड़े देवर की बात का विरोध कैसे कर सकती थी। लिन युआन चुपचाप देखती रही जब लेडी यांग को बलपूर्वक घसीटा गया। वह लिन जियाजोंग के सामने अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी हो गई, कद में छोटी लेकिन उपस्थिति में नहीं। मास्टर लिन, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपके परिवार में जो कुछ भी हुआ वह हमारे रिश्ते टूटने के बाद हुआ, इसलिए इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, यदि भविष्य में आपके घर पर कोई विपत्ति या परेशानी आए तो कृपया अपनी गंदगी मुझसे दूर रखें। जैसा कि आपने कहा है, हमारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लिन जियाजोंग ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लिन युआन को अपना हाथ हिलाते हुए देखा और आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मेरा परिवार भविष्य में धन कमाता है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरी चापलूसी न करें। भले ही आप भीख मांग रहे हों, कृपया मेरे घर से दूर रहें। हमारे पास कृतज्ञों के एक समूह को देने के लिए अतिरिक्त अनाज नहीं है। इन शब्दों ने लिन जियाजोंग को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। तुम बदतमीज लड़की हो, आपदा की अग्रदूत। आप किसे कृतघ्न कह रहे हैं? तुम कृतघ्न हो। अच्छी तरह सुनो, मैं लिन जियाजोंग तुमसे भीख मांगने के बजाय भूख से मरना पसंद करूंगा। तो दिवा स्वप्न देखना बंद करो। ये कहते हुए लिन जियाजोंग ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और अपने लड़खड़ाते पैरों वाले सबसे बड़े बेटे को घसीटते हुए घर जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के बुजुर्ग ने मध्यस्थता करने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, लिन जियाजोंग ने उन्हें सीधे तौर पर खारिज कर दिया।
गांव के बुजुर्ग, शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिता पहले से ही ऐसी स्थिति में हैं, यहाँ तक कि हुआ तुओं का पुनर्जन्म भी उन्हें नहीं बचा सका। उसे बचाने की कोशिश में चांदी बर्बाद करने के बजाय बेहतर है कि मैं अपने बेटे को बचाने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढ लूं। ऐसा कहते हुए उसने अपने कुछ करीबी लोगों को बुलाया ताकि वे उसके पिता को गाड़ी पर चढ़ाने में मदद कर सकें, फिर भी उसने खुद एक उंगली भी नहीं उठाई। लिन जियानलिंग के मुंह से लार जमीन पर टपक रही थी और उसे पोंछे बिना ही वह मुड़ा और आगे बढ़ गया। गांव के बुजुर्ग ने निराशा में अपना सिर हिलाया और खुद को असहाय महसूस किया। यदि एक बेटा अपने पिता की परवाह नहीं करता तो उसके जैसा बाहरी व्यक्ति क्या कह सकता है। लिन युआन को अपने माता पिता की अच्छी देखभाल करने की सलाह देने के बाद वह भी चला गया। तमाशा समाप्त होने के साथ ही प्रांगण में एकत्रित भीड़ लगभग तितर-बितर हो गई। चेन झू की माँ, चाची चेन अंत तक रुकी रहीं। लिन युआन से बात करना चाहती थीं, लेकिन बूढ़े चेन ने उनकी पीठ पर डंडा मारा। तुम क्या देख रही हो? वापस जाओ और खाना बनाओ। बेकार चीज। उसके प्रहार से आंटी चेन कांप उठी, दांत पीसने लगी और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। उसने फिर अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चली गई। पीछे से देखते हुए लिन युआन ने स्पष्ट रूप से देखा और हमेशा ऐसे पुरुषों से गहरी घृणा की जो अपनी पत्नियों के साथ आदेश देने वाली बूढ़ी माताओं की तरह व्यवहार करते थे, विशेष रूप से आज के ओल्ड चेन जिन्होंने उसके खिलाफ आग में घी डालने का काम किया था। अतीत में वह अपने बारे में उसकी कुछ बातें अनसुनी कर देती, लेकिन आज की घटना ऐसी थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गांव के लोग चेन झू के पिता का नाम नहीं जानते थे। बूढ़ा व्यक्ति भी मिलनसार नहीं था, इसलिए सभी उसे बूढ़ा चेन कहकर बुलाते थे। अतीत में लिन युआन चेन झू के प्रति सम्मान के कारण उन्हें विनम्रतापूर्वक अंकल चेन कहते थे, लेकिन अब अरे बूढ़े चेन, तुम ऐसे ही चले जाओगे? बूढ़े चेन ने अपने कदम रोक दिए और ठंडी सांस ली। पीछे मुड़ने के लिए बहुत आलसी था। उसने खटास से कहा, क्या लिटिल डिजास्टर स्टार अभी भी चेन के घर में प्रवेश करने के बारे में खुद को धोखा दे रहे हो? मैं आपको बता दूं, यदि आप आज भागकर नहीं भी आए होते तो भी हमारा चेन परिवार आपको स्वीकार नहीं करता। यहाँ तक कि यदि मैं मर भी जाता तो भी मैं आपको हमारे दरवाजे से अंदर कदम रखने नहीं देता। मेरी जूजी एक दिन विद्वान बनेगी और एक युवा महिला से शादी करेगी। बेहतर होगा कि आप जैसे देहाती को एक आधिकारिक पत्नी होने का सपना छोड़ देना चाहिए। लिन युआन उसकी बातों पर हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस बूढ़े आदमी का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा था। उसने कब कहा था कि उसे चेन परिवार में प्रवेश करना चाहिए? और वह एक विद्वान बनने का सपना देखता है। चेनझू, वह छोटा सफ़ेद चेहरा, इन अनजान ग्रामीण बुजुर्गों को धोखा देने के लिए कुछ साहित्यिक वाक्यांशों को उगल सकता है। यहाँ तक कि उसे एक विद्वान मानना भी एक अतिशयोक्ति होगी। एक युवा महिला से शादी करने का सपना देखना तो दूर की बात है। वह ये नहीं सोचता कि वे लोग उसे नीची नज़र से देखते थे, उसे देहाती कहते थे, लेकिन क्या वे एक ही श्रेणी में नहीं आते? भले ही युवा महिला चेनझू को पसंद कर सकती थी, वह उसके पूरे परिवार को पसंद नहीं करेगी। वास्तव में भले ही चेनझू को अनुग्रह प्राप्त हो, शायद ये दामाद के रूप में होगा। ये सोचते हुए लिन युआन ने भी अपने मन की बात कही, ठीक है, मैं एक देहाती हूँ और आप एक महान परिवार से हैं। मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति आपके कीमती चीनी मिट्टी के बर्तन की बराबरी कैसे कर सकता है? इसलिए बेहतर होगा कि आप इसमें ताज़ा फूल लगाएं। ओह, और इसे खाद देने के लिए थोड़ा सा गाय का गोबर लाना मत भूलना। आपकी देखभाल के कारण एक सुंदर फूल का बर्बाद हो जाना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तुम छोटे आपदा स्टार। बूढ़े चेन ने पहले कभी लिन युआन की तीखी जीभ का अनुभव नहीं किया था और वास्तव में गुस्से से लाल हो गया था। अतीत में लिन युआन चेन झू पर मोहित था तथा उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आता था। बाद में चूंकि ओल्ड चेन ने उसे नाराज नहीं किया था, इसलिए उसने उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब चूंकि यह बूढ़ा आदमी लिन जियान और उस घृणित भीड़ के साथ मिलकर उसका अपमान करने लगा था, इसलिए वह अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगी। उसके साथ बहस करने में असमर्थ बूढ़ा चेन गुस्से में वहां से चला गया। उसे अस्त व्यस्त होकर भागते देख जिया झेंग, जिसने चुपचाप पूरा नाटक देखा था, अपनी खुशी को रोक नहीं सका। इस लड़की की जीभ का अनुभव उसने कई बार किया था। वास्तव में वह एक कांटेदार गुलाब थी। जिया झेंग की खिलखिलाती हंसी सुनकर लिन युआन ने अपने मुंह के कोने को ऊपर उठाया, इत्मीनान से घूमी और धीरे से कहा, तो आप फूमन बिल्डिंग के यंग मास्टर हैं। ऐसी स्थिति में महाराज, अब समय आ गया है कि हम अपना हिसाब किताब निपटा लें। लिन युआन के लुक से थोड़ा डर गया। जिया झेंग तुरंत अधिक सतर्क हो गया और सावधानी से पूछा, हमारा खाता? हमारे बीच क्या हिसाब है? ओह, आपका मतलब टोफू से है ना? क्या इसके लिए कोई IOU हस्ताक्षरित नहीं किया गया है? निश्चिंत रहें, यद्यपि मैं लालची हूं, फिर भी मैं काफ़ी भरोसेमंद हूं। चूंकि हम कर्ज चुकाने के लिए 1 वर्ष पर सहमत हुए हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपसे जल्दी चांदी नहीं मांगूंगा। ये कहकर उसने गर्व से अपनी छाती थपथपाई और शेखी बघारी। ये कैसा है?
मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ, क्या आप प्रभावित नहीं हुए? ठीक है, बेहतर होगा कि आप मुझसे हिसाब चुकता करने के लिए खुद को मेरे सामने पेश करने के बारे में न सोचें। मैं इतना सती आदमी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे लिए मुफ्त में खाना बनाना चाहें तो मैं उसका स्वागत करूँगा। अरे छोटी बच्ची, यह क्या देख रही हो? क्या देखते हो? एक हत्यारा? ये बात तो काफी विश्वसनीय है। अपनी बाहों को पार करते हुए लिन युआन ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रभु, क्या पके हुए बंस थोड़े नमकीन नहीं हैं? जिया झेंग उसके व्यवहार में अचानक आए बदलाव से स्तब्ध होकर अवचेतन रूप से बोला, बिल्कुल भी नमकीन नहीं है, बस इतना है कि इसमें पर्याप्त मांस नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जिया झेंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परेशानी को भांपते हुए अपना मुंह ढक लिया। निश्चित रूप से उसने लिन युआन को हाथ जोड़े हुए देखा और गुनगुनाते हुए कहा, तो ये तुम थे, बड़े चूहे? मैं सोचता रहा, हमने अपने घर में आधे साल से अधिक समय से कोई चूहा नहीं देखा था, फिर अचानक इतना बड़ा चूहा बाहर आया और एक ही बार में मेरे 5 पके हुए बन खा गया। तुम चोर पेटू हो। पहले तो उसने सचमुच सोचा कि वहां कोई चूहा है, लेकिन फिर उसने सोचा, यदि वहां सचमुच कोई चूहा था तो उसने केवल ताज़ा पके हुए बंस ही क्यों चुराए और कुछ क्यों नहीं। इसके अलावा उसने उन्हें काफ़ी ऊंचाई पर रखा था और चूल्हे पर चूहे के घिसटने के कोई निशान नहीं थे। शुरू में उसने सोचा कि कहीं उसकी चांदी किसी चोर द्वारा लूट ली गई हो, लेकिन गहराई से सोचने पर यह सही नहीं लगा। वह हमेशा अपनी चांदी को अच्छी तरह से सुरक्षित रखती थी, इस हद तक कि लिन परिवार की लेडी शिन लियू को भी केवल इतना ही पता था कि उसने कुछ धन कमाया है, लेकिन उसे सही राशि का पता नहीं था। आखिरकार उसका परिवार अब गांव में एक संकटग्रस्त परिवार के रूप में जाना जाता था, यहाँ तक कि उसके अपने दादा दादी ने भी उसकी परवाह करना छोड़ दिया था, कौन उनसे चोरी करने आएगा। जब तक फूमन बिल्डिंग का यंग मास्टर नहीं आया तब तक उसे दिन की घटनाओं पर संदेह नहीं हुआ। बूढ़ा लाओ फैन आज पहले ही आ गया था, हालांकि पिछली बार की तुलना में थोड़ा देर से, और उसने प्रवेश करते समय ये या वह स्वाद चखने के लिए मजबूर होने की कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने लियूजी को यह भी निर्देश दिया कि वह अपनी गाड़ी को अपने घर के पास जंगल के पीछे खड़ी कर दे ताकि वह किसी के आने का इंतजार कर सके। बेशक वहां आलू का ढेर भी था और लियूजी द्वारा दिया गया संदेश भी। चूंकि यंग मास्टर ने रेसिपी जानने के लिए फूमन बिल्डिंग के सभी लोगों को ठंडे नूडल्स खाने पर मजबूर कर दिया था, तो क्या वह ये जानने के लिए उत्सुक नहीं होंगे कि किसने अधिक लाभदायक और आकर्षक टोफू बनाया है। स्पष्टतः आलू तो केवल एक बहाना था, उसका असली उद्देश्य तो उससे मिलना था। थोड़े से विचार के साथ लिन युआन ने पहले ही सुरागों को एक साथ जोड़ लिया था और उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह यंग मास्टर से काफ़ी प्रभावित थी। उनमें दृढ़ संकल्प था, बुद्धि थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पैसा कमाना जानते थे। उनके जैसे किसी व्यक्ति के बिना फूमन बिल्डिंग और उसकी अनेक शाखाओं को ओल्ड लाओ फैन जैसे व्यक्ति द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता था, जो केवल खाना ही जानता था। लिन युआन द्वारा अचानक उजागर किए जाने पर जिया झेंग का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया, मानो उस पर कोई रंग की दुकान खुल गई हो। इससे पहले कब उसे इस तरह चुपके से खाना लेना पड़ा था, जबकि हर बार लोग उसे चखने के लिए चीजें देने को आतुर रहते थे। ठीक है, आप देखिए, मैं उद्धरण चिन्ह। जिया झेंग को शर्मिंदा और असमंजस में देखकर बूढ़ा लाओ फैन, जो काफी देर से छिपकर देख रहा था, अंततः बोलने से खुद को नहीं रोक सका। ये और वह क्या है, लड़की? इस आदमी ने आपके पके हुए बंस चुरा लिए हैं और आप उसे आसानी से नहीं छोड़ सकते। किसी मदद की जरूरत? मैं तुम्हारे लिए एक क्लीवर लेकर आता हूँ। बच्चे, क्या तुम क्लीवर लाने नहीं जा रहे हो? समझ गया। जियाओ लिनशुंग, उसकी आंखें चमक रही थीं, वह रसोई में भागी और जल्दी से वापस लौटी। उसके हाथ में एक चाकू था जिसे उसने अपनी बहन के सामने ऊंचा उठाया। बड़ी बहन, ये रहा तुम्हारा चाकू। जिया झेंग का जबड़ा व्यावहारिक रूप से 2 अंडे निगलने में सक्षम था। लिन युआन ने अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी और युवक को देखा, जिनकी उपस्थिति ही जहां कहीं भी जाती थी वहां परेशानी खड़ी कर देती थी, और कठोर चेहरे के साथ उसने कहा, क्या तुम दोनों हमेशा मिलते समय झगड़ा नहीं करते हो? आज आपको एक ही पृष्ठ पर देखना दुर्लभ है ना? जिया झेंग ने जल्दी से अपना जबड़ा बंद कर लिया और लाओ फैन से कहा, तुम परेशान करने वाले बूढ़े आदमी हो, तो क्या तुमने मुझे जानबूझकर यहाँ फुसलाया है ताकि यह छोटी लड़की चाकू लेकर मेरे पास आए? ठीक है, तो आप एक अच्छा शो देखना चाहते हैं, है ना? देखो, जब मैं राजधानी वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे ठिकाने के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा और हम देखेंगे कि उसके बाद तुम जुमा टाउन में कितने आराम से रह सकते हो। चाहे लिन युआन के रौबदार तरीके से भयभीत हो या जिया झेंग के शब्दों से डरकर, लाओ फैन ने जल्दी से अपनी गर्दन पीछे खींच ली और खिसक गया। छोटे बदमाश, मैं पहले जा रहा हूँ, यहाँ चीज़ों को अपने हिसाब से संभालो। जियो लिनशुंग ने बाएं और दाएं देखा, अपनी बड़ी बहन की चेतावनी भरी निगाहों को देखा और जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। रसोई के चाकू को वापस रसोई में ले गई। हे बड़ी बहन, मुझे लगा कि आपका चाकू कुंद है, इसलिए मैं इसे आपके लिए तेज करना चाहती थी।
चूंकि आप व्यस्त हैं तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, हे। दोनों उपद्रवियों को भेजने के बाद लिन युआन ने जिया झेंग की ओर मुड़कर गंभीरता से कहा, ठीक है यंग मास्टर, आइए अब हम एक दूसरे को देखते ही झपटना बंद कर दें। आपने कल मूनकेक स्टॉल पर मेरी मदद की थी और आज आप मेरी मदद के लिए आए और उन लोगों के साथ मेरा विवाद सुलझाया। मैं निश्चित रूप से आपको कुछ बेक्ड बन्स खिलाने का खर्च उठा सकता हूँ। इस बात की उम्मीद न करते हुए कि इस तेजतर्रार महिला से बात करना अचानक इतना आसान हो जाएगा, जिया झेंग क्षण भर के लिए अचंभित रह गया और उसे हकलाने में कुछ समय लगा। खैर, मेरा नाम जिया झेंग है, जिया ऑफ समर, झेंग ऑफ सीक। उफ़्फ़ट, लिन युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। उसने सोचा कि वह कोई कठिन जवाब तैयार कर रहा है और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने समय बाद वह ऐसा वाक्यांश बना लेगा जिसे सुनकर वह खुद भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बस इतना ही, अब अतीत का जिक्र न करें। चूंकि आप फूमन बिल्डिंग के यंग मास्टर हैं तो चलिए अब इस टोफू मामले पर बात करते हैं। लिन युआन ने 2 छोटे स्टूल लाए और उन्हें अपने बगल में रख दिया। स्वयं बैठने के बाद उसने जिया झेंग को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। जिया झेंग ने स्टूल की ओर देखा जो उसके नितंबों से मुश्किल से बढ़ा था, एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः बैठ गया और बैठते हुए बोला, क्या आज की टोफू समस्या हल नहीं हुई? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रिश्तेदारों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह 100 तैल चांदी मेरी है, रही बात तुम्हारी, तो अगर वह तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। आखिरकार हम अभी भी साझेदार हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि आप फूमन बिल्डिंग में समय पर सामान पहुंचा दें, बस इतना ही। जैसे ही उसने बात की, जिया झेंग ने वास्तव में आईओयू निकाला जिस पर लिन युआन ने हस्ताक्षर किए थे। इसे फाड़ने का इरादा था, लेकिन लिन युआन ने उसे पहले ही रोक दिया, कहा, रुको। जिया झेंग हैरान था। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ दबाया, तकनीकी रूप से कहें तो आज वह दिन है जब मुझे आपको टोफू पहुंचाना था। मुझे ऐसी घटना घटित होने की उम्मीद नहीं थी और यद्यपि मैं वह व्यक्ति नहीं था जिसने टोफू को बर्बाद किया था, फिर भी यह मेरी संपत्ति पर हुआ। मुझे इसके लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा टोफू ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुरंत तैयार किया जा सके और आपूर्तिकर्ता के रूप में मुझे इसके कारण फूमन बिल्डिंग को हुए किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो इस चांदी के बारे में मैं भुगतान करूंगा। जिया झेंग हैरान रह गया जब लिन युआन ने गंभीरता से कहा, मैं पैसे दूंगी। उसने हमेशा सोचा था कि वह बस एक गांव की लड़की है जो खाना बनाना जानती है और पैसों के लिए विशेष रूप से लालची है। यदि उसके बारे में सचमुच कोई चीज़ आकर्षक थी तो वह थी उसकी बुद्धि, जो ऐसे काम कर जाती थी जिनके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते थे या करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके छोटे से शरीर के भीतर एक रीढ़ की हड्डी है जो इतनी आसानी से नहीं झुकेगी। वह भले ही गरीब थी, लेकिन वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार थी। ऐसा क्यों न हो, चांदी वापस मत करो, बस मेरे लिए कुछ नए व्यंजन बनाओ और हम इसे बराबर कर देंगे, जिया झेंग ने अचानक कहा, फिर अपने शब्दों से खुद को आश्चर्यचकित कर दिया। वह इस बात को लेकर उत्सुक हो गया कि ये देहाती लड़की क्या क्या व्यंजन बना सकती है, और यहाँ तक कि वह उसके हाथ का बना खाना भी चाहता था। उसने सोचा था कि लाओ फैन उससे बचने के लिए लिन परिवार के घर के आसपास घूमता रहता है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि यह लड़की का खाना था जिसने उसे फंसाया था। जरूर। लिन युआन की इतनी सहजता से सहमति सुनकर जिया झेंग की आंखें लगभग बाहर आ गईं। कुछ बर्तनों में 100 टन चांदी समा रही थी। क्या उसने बहुत जल्दी बोल दिया था? ये जानते हुए भी उसने और अधिक मांगा होगा। लेकिन लिन युआन भी, क्या वह जिम्मेदारी लेने में इतनी बहादुर नहीं थी? वह इतनी जल्दी क्यों मान गई? इससे पहले कि जिया झेंग कुछ सोच पाता, लिन युआन ने उसके हाथ से आईओयू छीन लिया और उसे एक पल में टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़ों को गिरते देख जिया झेंग की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। खैर, अब मामला सुलझ गया। भले ही वह अब अपना मन बदलना चाहता हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।